आज हम आपको हमारे देश में हुए राष्ट्रपति चुनावों के अजब गजब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे एक फोन कॉल ने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बना दिया था। एक राष्ट्रपति चुनाव में उतर गए 17 कैंडिडेट। वैसे तो पिछले कई वर्षों से भारत में राष्ट्रपति चुनाव में 2 ही कैंडिडेट उतरते रहे। करीब 2 दशकों से कुछ ऐसा ही चलन रहा। इस बार भी 2 ही कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। इनमें से एक एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरा यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा। लेकिन 2 दशक पहले ऐसा नहीं था। जिसे मन होता वे प्रत्याशी बन जाते। 1967 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इसमें 17 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर गए थे। तब देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। इनमें से एक चौधरी हरिराम नाम का व्यक्ति भी था। वे देश के पहले चुनाव से प्रत्याशी बने जा रहे थे और खास बात यह रही कि चौथे चुनाव में उन्हें 1 वोट भी नहीं मिला, जबकि नॉमिनेशन के लिए हर कैंडिडेट का मिनिमम 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यह जग जाहिर हो गया कि जो उनके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक थे उन्होंने भी चौधरी हरिराम को वोट नहीं दिया। कहा जाता है कि इसके बाद से उन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। मतलब कि चौथे राष्ट्रपति चुनाव में वे उम्मीदवार नहीं बने। इतना ही नहीं, चौधरी हरिराम की तरह ही 8 अन्य कैंडिडेट भी थे जो 0 पर आउट हो गए, यानी उन्हें भी कोई वोट नहीं मिला था। इस तरह तीसरे राष्ट्रपति के चुनाव में 9 उम्मीदवारों को 1 भी वोट नहीं मिला, जबकि 4 उम्मीदवारों को 250 के बराबर वोट मिले थे। उस चुनाव में देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन ने जीत हासिल की थी। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तब बदलने पड़े नियम, हुए 100 इलेक्टर्स। अब बात करते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव की। 5वें राष्ट्रपति चुनाव में 15 कैंडिडेट मैदान में थे। इनमें से 5 उम्मीदवारों को 1 भी वोट नहीं मिला। तब निर्वाचन आयोग को लगा कि राष्ट्रपति चुनावों में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के खड़े होने पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके बाद 1974 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन एक्ट को बदल दिया गया। नए नियम में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए हर कैंडिडेट को मिनिमम 20 इलेक्टर्स का समर्थन जरूरी कर दिया गया। इसके तहत हर कैंडिडेट को 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक के साथ ही नॉमिनेशन करने को कहा गया। इतना ही नहीं, उस नियम में यह भी शामिल किया गया कि एक प्रस्तावक एक ही प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव दे सकता है। अनुमोदक पर भी यही नियम लागू किया गया, लेकिन यह नियम भी आगे चलकर कमजोर पड़ गया। दरअसल 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो महज 4 कैंडिडेट ही, लेकिन उनमें धरती पकड़ भी शामिल थी। ये धरती पकड़ काका जोगिंदर सिंह बिहार के नहीं बल्कि दूसरे राज्य के थे। इसी चुनाव में राम जेठमलानी भी खड़े हुए थे। इनमें से राम जेठमलानी कुल 2704 वैल्यू के वोट तो धरती पकड़ को 1135 वैल्यू के वोट मिले। दोनों की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके बाद एक बार फिर इलेक्टर्स को लेकर नियम में बदलाव किया गया। 1997 में राष्ट्रपति चुनाव से कैंडिडेट के लिए 20 इलेक्टर्स के समर्थन की संख्या को बढ़ाकर 100 इलेक्टर्स कर दिया गया। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक शामिल किए गए। यह नियम आज भी लागू है। तब हो गया था संवैधानिक संकट। यह तो आप जानते ही हैं कि देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जीत हासिल की थी। वे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे थे। यह 1967 का जमाना था। उन्होंने 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ दुखद ये हो गया कि वे बीमार पड़ गए और राष्ट्रपति बनने के महज 2 साल बाद ही उनका निधन हो गया। उनका निधन 3 मई 1969 को हुआ था। इसके पहले देश में इस तरह का संवैधानिक संकट नहीं आया था। यह पहली बार हुआ जब कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। जाकिर हुसैन की मौत ने देश में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया था। दरअसल उस समय तक भारत के संविधान में भी इस बात का जिक्र नहीं था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अचानक मृत्यु या इस्तीफे से पद खाली होने पर सरकार के प्रमुख का दायित्व कौन निभाएगा। ऐसे में आनंद फानन में सदन ने करीब 3 हफ्ते बाद यानी कि 28 मई 1969 को प्रेसिडेंट एक्ट 1969 बनाया।
इसे डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन नाम दिया गया। इस एक्ट में इस संवैधानिक संकट का समाधान निकाला गया। इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि किन परिस्थितियों में यह पद खाली हो सकता है। इसमें 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर, इस्तीफा देने पर, मृत्यु हो जाने पर और महाभियोग से यह पद खत्म होने की बात कही गई। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है या उनकी मृत्यु हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे या उनके दायित्वों को निभाएंगे। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मौजूद ना रहे तब क्या होगा? तब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे सीनियर जज कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके बदले में उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी अधिकारों के साथ ही उन्हें मिलने वाले वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे। 25 जुलाई को ही शपथ लेने की परंपरा। देश में अब 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। पहली बार देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से देश के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में शुरू हो गया था। इसके बाद से देश के राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को लेने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। अब तक 9 राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि 25 जुलाई की ही डेट कैसे निर्धारित हुई? दरअसल अपने देश में पहले यह परंपरा नहीं थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद 13 मई 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दूसरे राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी तरह अन्य राष्ट्रपति भी शपथ ले रहे थे। बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी इस पद की जिम्मेदारी मिली थी, जिससे शपथ की डेट भी अलग अलग होने लगी। इसी दरमियान देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का 11 फरवरी 1977 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद करीब 5 महीने तक बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1977 में 6ठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। इसके बाद से यह लगातार चल रहा है और आज भी जारी है। एक फोन कॉल पर बने थे राष्ट्रपति। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। वे देश में मिसाइल मैन के रूप से फेमस थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी आईआईएम के बच्चों को कुछ सिखाते हुए ही ली थी। देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे कलाम साहब। जब वे अपनी स्पीच देते थे तो हजारों की भीड़ पिन ड्रॉप साइलेंस वाली स्थिति में आ जाती थी। उनके स्पीच के दौरान यदि पिन गिर जाए तो उसका भी पता चल जाए, ऐसी स्थिति होती। एपीजे अब्दुल कलाम देश में सफलता और विनम्रता के पर्याय थे। हर किसी के मन में सवाल आता होगा कि एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, देश के प्रथम नागरिक कैसे बने। इसका खुलासा भी कलाम साहब ने किया था। उन्होंने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा है कि 10 जून 2002 की सुबह एना यूनिवर्सिटी के कैंपस के किसी भी दूसरी खूबसूरत सुबह जैसी ही थी, जहां मैं दिसंबर 2001 से काम कर रहा था। मेरी क्लास की क्षमता 60 स्टूडेंट्स की थी, लेकिन मेरे हर लेक्चर में 350 या फिर उससे अधिक स्टूडेंट्स मौजूद रहते थे। मेरा मकसद था कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 10 लेक्चर्स का एक कोर्स तैयार कर सकूं, जिसमें मेरे नेशनल मिशन से जुड़े अनुभव भी मौजूद हो। उस दिन मेरे उस कोर्स का 9वां लेक्चर था, जिसका नाम था विजन टू मिशन। वे आगे लिखते हैं, मैं अपनी क्लास लेकर लौट रहा था। तभी एना यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एक कलानिधि मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह से कई बार उनके ऑफिस की घंटी बजी है और कोई मुझसे बात करना चाह रहा था। जब मैं उनके साथ उनके दफ्तर पहुंचा तो उस वक्त भी घंटी बज रही थी और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद मैं इंतजार करने लगा। उस समय मेरे सेल फोन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कॉल आया। नायडू ने हमसे कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत जरूरी फोन आपके पास आने वाला है, प्लीज ना मत कीजिएगा। इसके बाद तुरंत ही फोन बजा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हालचाल लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूँ, जहाँ हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है।
मुझे आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से सिर्फ एक हाँ या ना की आवश्यकता है। कलाम साहब ने प्रधानमंत्री से जवाब देने के लिए समय मांगा और अपने कई दोस्तों से बात की। इसके बाद उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में वे देश में अपना योगदान दे ही रहे हैं। अब एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनका विजन 2020 देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। फिर उन्होंने लगभग 2 घंटे तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और हाँ में उत्तर दे दिया और फिर देश के राष्ट्रपति बन गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।